Hello students, how are you all? Today we are discussing the past papers, short questions, and MCQs of chapter variation and genetics. Let's start with Dr. Hamza Tanzil. Assalamu alaikum dear students, this is Dr. Hamza Tanzil and today we are discussing about the past paper short questions and MCQs of variation and genetics. Students, ये सेकेंड ईयर क्लास का सबसे लेंथी चैप्टर है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स और मोस्टली बच्चे इसको अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी है, तो इसकी प्रिपरेशन में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे ताकि हम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इसके क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकें और अगर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर कोई क्वेश्चन आता है ऐसा तो हम उसे अटैम्प्ट करें। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वो है व्हाट इज़ जंपिंग जीन। जंपिंग जीन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, आपको नाम से इंडिकेट हो रहा होगा जंपिंग जीन। जंपिंग जीन से मुराद क्या होगा कि कोई एक ऐसी जीन जो कि क्या कर रही हो, जंप कर रही हो। तो स्टूडेंट्स को हम पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि जंपिंग जीन्स डू नॉट सेटल पीसफुली ऑन देयर लोकाई, दे कीप ऑन हॉपिंग ऑन डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम और अदर क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन की एक पोजीशन होती है उसे क्या कहा जाता है, लोकस। लेकिन स्टूडेंट्स, कोई जीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि अपना कोई एक स्पेसिफिक लोकस नहीं रखती, वो अपना लोकस क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। या तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कभी नीचे अपना लोकस चेंज करती है, या वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जंप करती हुई चली जाती हैं। इसलिए इन जीन्स को स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन्स के बारे में क्या आपने याद रखना है कि डू नॉट सेटल पीसफुली ऑन देयर लोकाई, मतलब एक ऐसी जीन्स जो कि अपने लोकस के ऊपर पीसफुली सेटल नहीं होती बल्कि मूव करती रहती हैं फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, या एक ही क्रोमोसोम के ऊपर नीचे। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जंपिंग जीन्स का। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन को स्टूडेंट्स मैं होमोजाइगस भी कहूँगा। ये अक्सर MCQ आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तो आप इसे होमोजाइगस भी कह सकते हो। अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है, अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैं। अगर मैंने राउंड सीड को क्रॉस करवाया है राउंड सीड के साथ, ठीक है, और हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं वो सारे के सारे अगर क्या आए हैं, राउंड सीडेड आए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कौन सी लाइन है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। मतलब ट्रू ब्रीडिंग लाइन को हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया हुआ है कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मतलब अगर पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब आपने पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवाया और जो उसके रिजल्ट में ऑफ स्प्रिंग्स आए और वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्या है, आइडेंटिकल आए, तो ये जो हमारे पास एक वैरायटी होगी इसको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। आपको मैं थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मैंने शुरू में एक लफ्ज़ बोला कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन को होमोजाइगस कहते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्राउंड सीडेड प्लांट है और उसकी जीनोटाइप होती है, आपको पता है कैपिटल R, ठीक है, मैं डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ। अब राउंड सीडेड प्लांट कैपिटल R, दूसरा भी राउंड सीडेड प्लांट कैपिटल R। आपने जब इन दोनों का क्रॉस करवाना तो स्टूडेंट डेफिनेटली बात है कि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कौन से आएंगे, कैपिटल R। तो स्टूडेंट, ये जो पेरेंट्स हैं और ऑफस्प्रिंग है ये बिल्कुल आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो इस किस्म की वैरायटी को क्या कहा जाता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। अब आपके माइंड में एक सबके सवाल ये आ रहा होगा कि राउंड तो कैपिटल R स्मॉल r भी होता है, लेकिन स्टूडेंट वो बात दोबारा माइंड में ले आओ कि मैंने शुरू में एक लफ्ज़ बोला कौन सा, होमोजाइगस, कि पेरेंट्स होमोजाइगस होने चाहिए, ठीक है। अगर पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे तो तभी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे किसके, पेरेंट्स के। और इस किस्म की वैरायटी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स कहा जाता है। होप सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंशन इट्स फिनोटाइपिक रेशो। कह रहा है कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करो और इसकी जो फिनोटाइपिक रेशो है वो बतानी है हमने। अगर हम स्टूडेंट मेंडल लॉ की डेफिनेशन देखें तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज नेम इंडिकेटेड सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग-अलग होना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि एक जानदार के अंदर किसी भी ट्रेट की जो दो अलील्स होती हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो मेरे अंदर जो एक ट्रेट है, लेट्स सपोज हाइट, तो हाइट के लिए एक तरफ से मुझे फादर से भी इंस्ट्रक्शन मिली है और मदर से भी मिली है।
तो मेरी बॉडी के अंदर जो हाइट के लिए अलील्स हैं वो कितनी है, पेयर्ड है। एक फादर से आई और एक जो किससे आई है, मदर से आई है। तो वो क्या कह रहा है कि 2 को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाती है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस। जब क्या हो रही होती है, मियोसिस। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा था कि मियोसिस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, एज़ कम्पेयर टू क्या, पेरेंट सेल्स। मतलब हमारी एक जैसे एक सेल है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जब मियोसिस होगी तो जो 2 सेल्स बनेंगे मियोसिस 1 के अंदर, उसमें एक के अंदर 23 चले जाएंगे, दूसरे के अंदर भी 23 चले जाएंगे। तो वो यही बात कहना चाह रहा है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो एक कोई भी एक ट्रेट ले लो, उस ट्रेट की उसके अंदर 2 अलील्स होती हैं, जो एक उसको फादर से मिली होती है, एक उसको मदर से मिली होती है। तो कह रहा है कि वो जो को एग्जिस्टिंग अलील्स होती हैं फॉर ईच ट्रेट वो अलग अलग हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग कौन सा प्रोसेस, मियोसिस। और आपको पता है कि मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ तभी होता है जब कौन सी फॉर्मेशन हो रही होती है, गैमीट्स फॉर्मेशन। तो आगे उसने वही लिखा, सो डैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 अलील्स। तो एक गैमीट के पास कोई एक अलील जाएगी। अलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। कह रहे कि ये अलील्स दोबारा इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन उसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर नहीं। उस इंडिविजुअल का गैमीट किसी दूसरे इंडिविजुअल के गैमीट के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। तो उस जाइगोट के अंदर वो जो अलील्स होंगी वो दोबारा क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। लाजमी नहीं कि वही अलील्स इकट्ठी हों। अब जिस इंडिविजुअल के गैमीट के साथ फर्टिलाइज हुआ उसकी अलील और जो मेरा गैमीट होगा उसकी अलील आपस में क्या हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी दोबारा। तो इसको सिंपल आप ये समझ सकते हो कि स्टूडेंट, लेट्स सपोज मेरे पास एक हाइट, एक करेक्टर है, मेरा एक ट्रेट है जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। अब हाइट के करेक्टर के लिए मेरे अंदर मेरी फादर की अलील्स भी हैं और मेरे मदर की अलील भी है। मतलब मेरे अंदर 2 को एग्जिस्टिंग अलील हैं फॉर हाइट। लेकिन जब मेरी बॉडी में गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी तो जो वो दो को एग्जिस्टिंग अलील है उनमें से एक अलील मेरे एक गैमीट में जाएगी और दूसरी अलील मेरे दूसरे गैमीट में चली जाएगी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि जब मेरा गैमीट फर्टिलाइज करेगा किसी दूसरे इंडिविजुअल की गैमीट के साथ, तो मेरी एक अलील और उसकी भी, जाहिर बात है उसकी भी हाइट की कोई ना कोई अलील तो होगी, उसकी हाइट की अलील मिलकर दोबारा क्या हो जाएंगी, एक पेयर बन जाएंगी। इसलिए वो बताना चाह रहा है यहाँ पर कि 2 को एग्जिस्टिंग अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एट मियोसिस सो डैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 अलील्स। अलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट व्हेन जाइगोट इज फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब आपने इसकी फिनोटाइपिक रेशियो निकाली थी, तो आपने इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकाली थी, 3:1। मैं इसको शॉर्टली बताता हूँ। आपने राउंड्स प्लांट को क्रॉस करवाया था किसके साथ, रिंगल सीडेड प्लांट के साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन आई थी F1 फील्ड जनरेशन जो आई थी हमारे पास, वो सारे के सारे क्या आए थे, राउंड आए थे। फिर आपने F1 का क्रॉस किससे करवाया था, F1 के साथ जो हमारे पास F2 जनरेशन आई थी उसमें 3 राउंड आए थे और एक क्या आया था, रिंकल आया था। तो हमने इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या इंक्लूड की थी, 3:1। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन टेस्ट क्रॉस। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत दफ़ा आता है बोर्ड में और ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट क्या, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डोमिनेंट होता है, जो डोमिनेंट चीज़ होती है, जैसे मैंने बोला कि राउंड सीडेड प्लांट डोमिनेंट होते हैं और रिंकल सीडेड प्लांट रिसेसिव होते हैं। इसका मतलब है कि जब डोमिनेंट अलील होगी तो राउंड सीड प्लांट बनेगा और जब रिसेसिव अलील होगी तो रिंकल सीडेड प्लांट बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हो कि जो डोमिनेंट होता है वो 2 कैटेगरी में होता है। एक डोमिनेंट होता है होमोजाइगस तो एक डोमिनेंट होता है हेट्रोजाइगस। अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, दोनों अलील्स या तो कैपिटल होती हैं। अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो वो दोनों के दोनों अलील्स क्या होंगी, कैपिटल। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात करें तो उसके अंदर एक कैपिटल होगी और एक क्या होगी, स्मॉल होगी। अब आपके माइंड में अगर मैं कहता हूँ कि ये एक डोमिनेंट है, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, तो आपके माइंड में सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है तो ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो मतलब आपको जब भी कहा जाएगा कि ये डोमिनेंट ट्रेट है तो उसके साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये होमोजाइगस वाला डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस वाला डोमिनेंट है। तो स्टूडेंट, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अ टेस्ट क्रॉस विच इज़ यूज टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। मतलब एक इंडिविजुअल है वो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, एक ऐसा करेक्टर शो कर रहा है जो तब शो होता है जब आपकी डोमिनेंट अलील्स होती हैं। अब आपने ये फाइंड करना है कि वो जो डोमिनेंट करेक्टर, जो डोमिनेंट फिनोटाइप इसके अंदर जो शो हो रही है, इसके पीछे जीनोटाइप होमोजाइगस वाली है या
हेट्रोजाइगस वाले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस। तो नीचे से लिखा हुआ है कि दिस क्रॉस फाइंड आउट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ द गैमीट। क्योंकि मैंने बताया कि डोमिनेंट हमेशा दो फॉर्म में हो सकता है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि वो जो डोमिनेंट फिनोटाइप आपको नज़र आ रही है ये होमोजाइगस वाली है या हेट्रोजाइगस वाली है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट रूल। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की बात करें तो ये आपने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा होगा, और हमने पढ़ा था कि जो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस से मुराद क्या था कि जिसके अंदर हम दो ट्रेड्स को एट अ सिंगल टाइम आपस में क्या करवा रहे थे, क्रॉस करवा रहे थे, और उनका हम पॉसिबल उसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप्स फाइंड कर रहे थे। अब यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर एक क्रॉस है और उस क्रॉस के अंदर दो ट्रेड्स आप साइमल्टेनियसली जो है वो आपने ऐड किए हुए हैं, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम किस तरह अपनी पॉसिबल फिनोटाइप्स को फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट हम किसके थ्रू करते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल के थ्रू करते हैं। वो कह रहा है कि व्हेन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर अकरिंग साइमल्टेनियसली लाइक इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, कह रहा है कि जब जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है कि हम दो ट्रेड्स को एक ही टाइम पे क्या करवा रहे होते हैं, क्रॉस करवा रहे होते हैं। द रेशियो ऑफ ईच ज्वाइंट फिनोटिपिक कम्बिनेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप्स। तो कह रहे हैं कि हमें उनकी जो फिनोटिपिक उनका जो फिनोटिपिक कम्बिनेशन हम कैसे हासिल करते हैं, उनका फिनोटिपिक कम्बिनेशन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज़, हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास फिनोटिपिक कम्बिनेशन आ जाता है जॉइंटली दोनों ट्रेड्स का। तो इट इज़ कॉल्ड क्या, प्रोडक्ट रूल। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो आपने जो इसका पुनिट स्क्वायर बनाया था मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इस तरफ भी क्या होता था, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो आप दो ट्रेड्स को आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके कोई एक कंक्लूजन ड्रा करे होते थे। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पार्शियल डोमिनेंस। अगर हम स्टूडेंट्स पार्शियल डोमिनेंस की बात करें, पार्शियल डोमिनेंस का मतलब क्या है, पार्शियल डोमिनेंस को स्टूडेंट इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस का सेकेंड नेम क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने डोमिनेंस की 4 टाइप्स पढ़ी थी, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और अवर डोमिनेंस। तो यहाँ पे उसने कोई एक पूछी आपसे और वो कौन सी वाली है, पार्शियल डोमिनेंस, जिसका सेकेंड नेम क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो क्या होती है, कह रहे कि व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द 2 होमोजाइगोट्स। कह रहे कि आपने 2 होमोजाइगोट्स को आपस में क्रॉस करवाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर का फ्लावर था, रेड फ्लावर प्लांट जो है, ठीक है, रेड फ्लावर प्लांट डोमिनेंट था और वाइट फ्लावर प्लांट रिसेसिव था। दोनों होमोजाइगस है, कैपिटल आर लेट्स सपोज स्मॉल आर। कह रहे कि आपने इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया और आपको पता है कि जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो आपको पता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर तो डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो आप कहोगे कि सर ऑफस्प्रिंग जो है वो तो रेड फ्लावर प्लांट आने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने उसका कंक्लूजन देखा तो उसका कंक्लूजन आया पिंक फ्लावर प्लांट। अब पिंक फ्लावर प्लांट तो दोनों ही नहीं है ना, एक पेरेंट रेड है, एक पेरेंट वाइट है। अब मेरे पास जो पिंक कलर फ्लावर प्लांट आया, ये तो मेरे लिए हैरान कौन है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो एक प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस कौन सा हुआ है, पार्शियल डोमिनेंस हुई है। पार्शियल डोमिनेंस से मुराद कि जो फिनोटाइप मुझे नज़र आ रही है वो इन बिटवीन है, जो फिनोटाइप मुझे नज़र आ रही है वो क्या है, इन बिटवीन है द फिनोटाइप ऑफ 2 होमोजाइगस। 2 होमोजाइगस कौन, पेरेंट्स। जो 2 होमोजाइगस पेरेंट्स थे उनकी फिनोटाइप जो थी वो एक रेड थी और एक क्या थी, वाइट। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आया उसकी फिनोटाइप क्या थी, पिंक। तो ये जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप आई है, ठीक है, इसको हम किस चीज़ का स्टूडेंट्स नाम दे रहे हैं, पार्शियल डोमिनेंस, या इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी भी हुई है कि पिंक कलर फ्लावर जो है ऑफ 4 o'clock प्लांट, ये एग्जांपल है किस चीज़ की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की या पार्शियल डोमिनेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ MN ब्लड ग्रुप टाइप। स्टूडेंट्स आपने ABO ब्लड ग्रुप टाइप के तो बारे में पढ़ा है, लेकिन ये MN ब्लड ग्रुप टाइप क्या होता है ये आपने ज़रा ध्यान से सुनना कि अक्सर इसके बारे में पूछता हुआ। Landsteiners and Levin discovered MN blood types in man on the basis of specific antigen present on RBCs। ये भी सेम उसी बेस पे, ये आप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने MN ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था किस बेस के ऊपर,
एंटीजीन्स की बेस के ऊपर जो कि लगी हुई थी ऑन द सरफेस ऑफ क्या रेड ब्लड सेल्स। वो कह रहे हैं कि दीज रेड ब्लड सेल्स एंटीजीन इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ देयर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। और वो जो एंटीजेंस लगी हुई थी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर, वो ब्लड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ भी बनाती थी। अब वो कह रहे हैं देयर आर 3 जनरल फिनोटाइप्स। कह रहे हैं कि इसकी 3 जो थी वो फिनोटाइप्स थी। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की 4 फिनोटाइप्स हैं, ए बी और ओ। लेकिन एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम की कितनी फिनोटाइप्स हैं? 3। कौन कौन सी? एम एन और एम एन। या तो किसी का ब्लड एम हो सकता है अकॉर्डिंग टू एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, या किसी का ब्लड ग्रुप एन हो सकता है, या किसी का ब्लड ग्रुप एम भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। कह रहे कि जिसका ब्लड ग्रुप एम होगा उसके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सी लगी होगी? एम लगी होगी। जिसका ब्लड ग्रुप एन होगा उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन कौन सी लगी होगी? एन लगी होगी। और जिसका ब्लड ग्रुप एम एन होगा उसके आरबीसीज के सरफेस के ऊपर एंटीजन एम भी होगी और एन भी होगी। और अगर हम बात करें इसकी एंटीबॉडीज़ की, तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स एंटीबॉडीज़ हमेशा अगेंस्ट होती हैं किसके? एंटीजन के। अगर किसी का ब्लड ग्रुप एम है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ कौन सी होगी? एन। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप एन है तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी? एम होंगी। और जिसका ब्लड ग्रुप एम भी है और एन भी है तो उसके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है डिफाइन मल्टीपल एलील्स। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा गया कि मल्टीपल एलील्स क्या होती हैं। अभी तक स्टूडेंट्स आपके माइंड में यही कॉन्सेप्ट है मोस्टली बच्चों के कि एक ट्रेट के पीछे 2 एलील्स होती हैं, ठीक है। लेकिन और आपको पता है कि एलील की डेफिनेशन क्या होती है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। मतलब एक जीन की जो मुतबादिल शक्ल होती है इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? एलील्स का नाम दे रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हाइट, तो जो हाइट की जीन है वो एक मुझे फादर से मिली और एक मुझे किससे मिली है? मदर से मिली है। तो मतलब फादर की जीन का अल्टरनेट है मदर की जीन और मदर की जीन का अल्टरनेट है फादर की जीन ऑफ हाइट। तो ये जो एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एलील। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन जिसका नंबर 2 से क्या हो? ज़्यादा हो, तो स्टूडेंट इसको हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? मल्टीपल एलील्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर इज़ मोर देन 2 आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। तो सुनिए आप, इसका मतलब वही है कि अगर एक जीन है और हमें पता है कि एक जीन की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन अगर एक ऐसी जीन जिसकी 2 से ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं तो स्टूडेंट उसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल एलील्स। जैसे स्टूडेंट अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या पढ़ा था? या तो ब्लड ग्रुप ए होता है, या ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी, या ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी, या ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप ए के लिए जो जीन है, जाहिर बात है लेट्स सपोज वो आई ए है। ब्लड ग्रुप बी के लिए जो जीन है वो कौन सी है? आई बी। और ब्लड ग्रुप ओ के लिए जीन कौन सी थी? स्मॉल आई। तो इस तरह ब्लड ग्रुप की जो जीन्स हैं वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, ए बी और स्मॉल आई, जिसे ओ कहते हैं। तो इस तरह अगर किसी एक जीन का 2 से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना, अल्टरनेट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना, तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट इज़ मैटरनो फीटल इनकम्पैटिबिलिटी। मैटरनो स्टूडेंट कहते हैं मदर को, फीटल जो माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है। आरएच आपको पता है कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम की एक टाइप है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करता है। इनकम्पैटिबिलिटी किसे बोलते हैं? मैच ना होना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैटरनो फीटल इनकम्पैटिबिलिटी रिजल्ट्स। कह रहा है कि मदर और फीटस की इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब RH नेगेटिव मतलब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वुमेन मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन। जब एक ऐसी वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था उसकी शादी किसी ऐसे मर्द से होती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव। कंसीव अ चाइल्ड, और एक बच्चा कंसीव करे हु इज़ RH पॉजिटिव और उसका ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव। इट विल लीड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एंड दिस इज़ कॉल्ड मैटरनो-फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स का सिंपल ये है कि एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसकी शादी किसी ऐसे मर्द से होती है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। अब जब वो मदर बेबी कंसीव करेगी और अगर उसका बेबी पॉजिटिव होता है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव, और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मदर का ब्लड तो नेगेटिव है जिसके अंदर कोई भी एंटीजेंस RH एंटीजेंस नहीं है, लेकिन बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसका, उसके अंदर RH एंटीजेंस हैं। तो मदर का ब्लड हो सकता है कि वो बेबी के ब्लड के अगेंस्ट क्या बनाए? एंटीबॉडीज़ बना दे। तो दिस इज़ कॉल्ड मैटरनो-फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देता तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन या इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसके अंदर जो बच्चा होता है या तो उसकी प्रीमेच्योर ही बर्थ हो जाती है या डेथ हो जाती है या उसको जॉन्डिस बड़ा सीवियर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
डिफाइन पीलियोट्रॉपी एंड गिव 2 एग्जांपल्स। पीलियोट्रॉपी क्या होता है और उसकी कोई सी 2 एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट ये पीलियोट्रॉपी वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, जिसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। अगर हम पीलियोट्रॉपी की बात करें तो कह रहे हैं कि व्हेन अ सिंगल जीन इफेक्ट 2 और मोर ट्रेट्स द फिनोमेना इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपी, सच अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपिक जीन। कह रहे हैं कि आमतौर पे आपने ये पढ़ा कि एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक जीन होती है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर कोई एक जीन 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा करैक्टर्स को डील कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टूडेंट पीलियोट्रॉपी, और उस जीन को क्या नाम देंगे? पीलियोट्रॉपिक जीन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वाइट आई जीन इन ड्रोसोफिला आल्सो अफेक्ट द शेप ऑफ स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन स्पर्मोथेकी। कह रहा है कि जो ड्रोसोफिला होती है, जो मक्खी होती है, घरों में मक्खियाँ जोड़ी होती हैं, कह रहा है कि उनके अंदर जो वाइट आई वाली जीन होती है, मतलब वो जीन जो कि उनकी आइज़ का कलर क्या बनाती है? वाइट। वो आइज़ का कलर वाइट बनाने के साथ साथ जो उनके मेल्स होते हैं उनके स्पर्म स्टोरेज जो ऑर्गन होता है उसकी शेप को भी डिटरमिन करी होती है। तो मतलब जीन एक है लेकिन उसके काम कितने हैं? 2। तो ये फिनोमेना क्या होगा? पीलियोट्रॉपी, कि किसी एक जीन का 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट्स को क्या करना? कंट्रोल करना। अब सेकंड एग्जांपल बड़ी अच्छी है। जीन्स दैट अफेक्ट ग्रोथ रेट इन ह्यूमंस आल्सो इन्फ्लुएंस बोथ वेट एंड हाइट। कह रहा है कि वो जीन जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ रेट को डिटरमिन करी होती है, वो साथ ही साथ हमारी बॉडी का वेट और हमारी बॉडी की हाइट को भी कंट्रोल करी होती है। तो अगर ये हमारी बॉडी के वेट और हाइट को भी कंट्रोल करे तो इसका मतलब है कि ये 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स को डील कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड पीलियोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जीन लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है। जीन लिंकेज क्या है और लिंकेज ग्रुप क्या है? स्टूडेंट्स आप लोग ये तो जानते हो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए है। क्रोमोसोम बना किससे होता है? डीएनए और प्रोटीन से। अगर हम डीएनए की बात करें तो जो डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? जीन्स। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पड़ी होती हैं? जीन्स पड़ी होती हैं। अगर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका आपस में कोई ना कोई फिजिकल रिलेशनशिप भी होगा, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी भी होंगी। तो वो क्या कह रहा है? जीन लिंकेज इज़ अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स। कह रहा है कि जीन्स का आपस में जो एक फिजिकल रिलेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड क्या? जीन लिंकेज। वो कह रहा है कि ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जितनी भी जीन्स पड़ी होती हैं वो सारी एक दूसरे से क्या होती है? लिंक्ड होती है। दिस फिनोमिना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज। और सारी की सारी जीन्स का एक ही क्रोमोसोम्स के ऊपर एक लिंकेज बना के रहना, दैट इज़ कॉल्ड जीन लिंकेज। अब लिंकेज ग्रुप क्या होता है ये ज़रा ध्यान से देखना। अ क्रोमोसोम कैरीज इट्स लिंक्ड जीन्स एंड ब्लॉक इन द फॉर्म ऑफ अ लिंकेज ग्रुप। अब वो जीन्स स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी क्लोज होती हैं, वो जीन्स जिनके फंक्शंस भी एक दूसरे के साथ काफ़ी मैच कर रहे होते हैं, जिनका आपस में ज़्यादा करीबी रिलेशन होता है, वो जीन्स एक ब्लॉक बना के रहती हैं। जैसे आपने अपने सोसाइटीज़ के अंदर भी देखा होगा कि कुछ ब्लॉक्स होते हैं। मतलब अगर आपकी एक फैमिली है और आपके फैमिली के घर साथ साथ हैं, खाला फूफो चाची ताई, आप लोगों के उनके घर बिल्कुल साथ साथ, तो कहते हैं ये एक ब्लॉक है। तो इसी तरह वो जीन्स जिनके आपस में ज़्यादा फिजिकल रिलेशन होते हैं वो एक ब्लॉक बना के रहते हैं। तो वो जो एक ब्लॉक होता है स्टूडेंट उसको क्या कहा जाता है? लिंकेज ग्रुप। ठीक है, वो जो जीन्स का एक ब्लॉक होता है, जीन्स के लिंकेज का एक ब्लॉक बना होता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। और इसके जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल्स दी गई हैं और आपने दोनों अच्छे से देखनी है। ये बोर्ड के एग्जाम्स के एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ SRY? द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। SRY क्या होता है? SRY की स्टूडेंट जो एब्रीवेशन है वो क्या होती है? सेक्स डिटर्मिनिंग जीन ऑन वाई क्रोमोसोम। अब कहते क्या है? SRY इज़ अ मेल डिटर्मिनिंग जीन। कह रहे हैं कि ये मेल डिटर्मिनिंग जीन है। इट इज़ लोकेटेड एट द टिप ऑफ वाई, शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम। इट्स नेम SRY स्टैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। अब होता क्या है ज़रा ध्यान से सुनना आपने। कह रहे हैं कि जो SRY जीन है ना, ये वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होती है। और आपको स्टूडेंट पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं। अब कुछ क्रोमोसोम्स के शॉर्ट आर्म्स होते हैं, कुछ के क्या होते हैं? लॉन्ग आर्म्स होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो SRY है ये एक जीन है जो कि मौजूद होती है किसके ऊपर? वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर। और इसके कहाँ पे मौजूद होती है? टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म। जो उसकी शॉर्ट आर्म होती है वाई क्रोमोसोम की, उसकी टिप के ऊपर होती है। और ये करती क्या है?
यही चीज़ तो इंडिकेट, ये SRY जीन ही है जो कि मेल कैरेक्टर को क्या करती है, एक्टिवेट करती है किसके अंदर, मेल्स के अंदर। तो इसका नाम की एब्रिविएशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। तो जब भी आपके पूछा जाए कि व्हाट इज़ SRY, तो इट इज़ अ मेल डिटर्मिनिंग जीन। अगर हमें पता लगवाना है कि ये मेल का सेल है या फीमेल का सेल है, तो हम उसके सेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, उस 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर हम क्या फाइंड करेंगे, SRY जीन फाइंड करेंगे। अगर हमें SRY जीन मिल जाती है तो वी मस्ट से डैट कि ये किसका सेल है, किसी मेल का सेल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न इन ग्रास होपर। अगर स्टूडेंट्स हम ग्रास होपर की बात करें तो ग्रास होपर थोड़ा सा ना डिफरेंट है। अगर हम ह्यूमंस की पहले बात करें तो आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मेल्स के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है X और Y, और फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, X और X। लेकिन अगर हम यही चीज़ ग्रास होपर में देखें, ये अक्सर पूछा जाता है कि ग्रास होपर के अंदर सेक्स क्रोमोसोम का पैटर्न क्या है। तो स्टूडेंट्स ग्रास होपर में यूनिक बात ये है कि ग्रास होपर जो होते हैं ना, इनके मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स के अंदर डिफरेंट होता है नंबर्स। कैसे, फीमेल्स जो होती हैं उनमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और जो मेल्स होते हैं इसके उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब फीमेल्स के अंदर 24 क्रोमोसोम्स हैं, मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है। अब इनमें से जो फर्स्ट 11 पेयर होते हैं, फर्स्ट 11 पेयर वो होते हैं ऑटोसोम्स, जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। अब रही बात लास्ट वाले की, जो लास्ट वाला होता है वो फीमेल में तो पेयर्ड ही होता है X और X, लेकिन जो मेल होता है उसके पास सिर्फ एक ही X क्रोमोसोम होता है, दूसरा क्रोमोसोम नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रास होपर की फीमेल है उसके सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, X और X, लेकिन जो उसका मेल होता है वो ओनली कंटेन जस्ट X क्रोमोसोम, उसका Y क्रोमोसोम उसके अंदर मौजूद नहीं होता। इसलिए ग्रास होपर का जो मेल है उसमें 23 क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर 24 क्रोमोसोम है। तो अगर ग्रास होपर की फीमेल को प्रेजेंट करना तो हम लिखेंगे X और X, और अगर उसके मेल को प्रेजेंट करना तो हम हाली क्या लिखेंगे, X। सेकंड, उसके बाद आएगा डिफाइन निलोगेमीट। ये अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि निलोगेमीट क्या होता है। तो स्टूडेंट, द गेमीट सेल विच लैक ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नाउन एज निलोगेमीट। और ये निलोगेमीट बनते हैं किसके अंदर हैं, ग्रास होपर के अंदर बनते हैं। स्टूडेंट, ये बड़ा एक आपको हैरानकुन बात लग रही है कि कोई एक ऐसा गेमीट जिसमें सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे, निलोगेमीट। और ये किन में होता है, मैंने भी क्या बोला, ग्रास होपर में। जैसे भी मैंने बताया कि जो ग्रास होपर है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो लास्ट क्रोमोसोम है वो खाली X है, उसका दूसरा जो Y क्रोमोसोम होना चाहिए था वो नहीं है। अब होता गया है कि जब ग्रास होपर के अंदर मियोसिस होती है ड्यूरिंग गैमीट्स फॉर्मेशन, तो आपको पता है कि मियोसिस के दौरान तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, हाफ इधर और हाफ इधर। अब होता ये है कि जब हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं तो उसकी कुछ गैमीट्स के अंदर तो X क्रोमोसोम चला जाता है, लेकिन उसके कुछ गैमीट्स ऐसे भी बनते हैं जिनके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, सिर्फ ऑटोसोमल क्रोमोसोम जाते हैं। तो उसका वो वाला गैमीट जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया, दैट गैमीट इज़ कॉल्ड निलोगैमीट। और जब ये निलोगैमीट फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमीट के साथ तभी इसका मेल पैदा होगा। अदरवाइज अगर X वाला गैमीट क्रॉस करेगा फीमेल गैमीट के साथ तो डेफिनेटली क्या पैदा होगी, फीमेल पैदा होगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ जेनिक सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है अक्सर बच्चों को कि जेनिक सिस्टम क्या होता है। तो इसको एज इट इज़ आपने याद करना है स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये बोर्ड में आता है तो उसको आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। अगर हम जेनिक सिस्टम की बात करें तो कह रहा है कि मैनी स्पीशीज़ ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। कह रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे कि यीस्ट, उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते। अगर उनमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है तो सवाल ये है कि हम कैसे डिटर्मिन करेंगे कि भाई इनमें मेल कौन है और फीमेल कौन है। तो कह रहे हैं कि ये मेल कौन है फीमेल कौन है, ये चीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम फाइंड करते हैं जेनिक सिस्टम के थ्रू। अब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम द सेक्सेस आर स्पेसिफाइड बाय सिंपल एलीलिक डिफरेंस एट अ स्मॉल नंबर ऑफ जीन लोकाई। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो सेक्सेस होते हैं ना उन्हें स्पेसिफाई कैसे कर देते हैं, हम डिफरेंट स्पीशीज, हम उसी एक सेम स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर लेते हैं और उनकी जीन्स में डिफरेंस फाइंड करते हैं। और उनकी जीन्स में अगर हमें कोई डिफरेंस नज़र आए तो हम उसी डिफरेंस की बेस पे कह देते हैं कि जिसके अंदर ये जीन्स वाला पैटर्न है वो मेल हो जाएगा और जिसके अंदर ये जीन वाला पैटर्न है वो फीमेल हो जाएगी। मतलब हम कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम जिसके अंदर फाइंड नहीं कर पाते तो हम जीन्स के डिफरेंस की बेस पे कह देते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये क्या कह रहा है कि इन दिस सिस्टम
सेक्सेस आर स्पेसिफाइड बाय सिंपल एलीलिक डिफरेंस एट अ स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स लोकाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड अल्फा आर द टू मेटिंग टाइप्स इन सेक्सेस ऑफ यीस्ट। कह रहे कि जो यीस्ट होती है ना वो दो तरह की होती है, यहाँ तो ए होती है, यहाँ क्या होती है अल्फा होती है। अब जो ए यीस्ट होती है उसके अंदर जो जीन है वो होती है मैट ए, और जो अल्फ़ा यीस्ट होती है उसके अंदर क्या होती है मैट अल्फ़ा होती है। तो मतलब इनके अंदर जो हमने डिफरेंस क्रिएट किया है वो हमने किस बेस पे किया, जीनोमिक डिफरेंस के बेस पे हमने इनके अंदर डिफरेंस कर दिया कि ये वाली है और ये ए और ये क्या है अल्फ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बॉबिड जीन। ये बॉबिड जीन क्या होता है, ये बड़ा ध्यान से समझने वाला सवाल है। पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं, वाई लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं। तो ऐसी जीन्स स्टूडेंट्स जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, एक्स लिंक्ड जीन्स। और ऐसी जीन्स जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, वाई लिंक्ड जीन्स। और स्टूडेंट ऐसी जीन्स जो कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अंदर ऊपर होती होंगी वो तो ऑटोसोमल लिंक्ड जीन्स होंगी। और आपको पता है कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर ऑटोसोमल कोई ऊपर कोई जीन अगर है तो वो मेल और फीमेल दोनों में सेम ही होगी। लेकिन अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई अगर जीन है तो वो भी मेल और फीमेल दोनों में होगी, क्योंकि मेल के अंदर भी एक्स होता है और फीमेल के अंदर भी एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन अगर वाई लिंक्ड जीन्स है तो वाई लिंक्ड जीन्स सिर्फ किस में होगी, वो सिर्फ मेल के अंदर फीचर शो करेगी, फीमेल के अंदर नहीं करेगी, क्योंकि फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होता। अब सवाल ये है कि व्हाट आर बॉबिड जीन्स। तो कह रहे हैं कि सम जीन्स लाइक बॉबिड जीन्स इन ड्रोसोफिला, ये ड्रोसोफिला के अंदर होती है, आर प्रेजेंट ऑन एक्स एंड वाई बोथ। मतलब कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जैसे कि बॉबिड जीन्स, ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर भी होती हैं और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर भी होती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो ऑटोसोमल जीन। इनको स्यूडो ऑटोसोमल जीन क्यों कहते हैं, इन्हें स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी हैं और वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी हैं। तो ये मेल्स के अंदर भी फीचर्स को शो करेंगी, फीमेल्स के अंदर भी फीचर्स को शो करेंगी। तो इट्स जस्ट लाइक अ ऑटोसोमल जीन्स, इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स, क्योंकि ये मेल्स के अंदर भी होती हैं और फीमेल्स के अंदर भी होती हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ TFS। ये लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा बोर्ड में आ रहा है और बच्चे इसके आंसर्स को प्रॉपर लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके कुछ मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब आपको पता ये करना है कि TFS की सबसे पहले एब्रीविएशन क्या है। तो TFS को बोलते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। अभी होता क्या है, ये हमारे पास एक रेयर बहुत कम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से मुराद कि ये बीमारी तब होगी जब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन क्या होती है, रिसेसिव हो जाए। Although the person affected by this trait have a male set of XY chromosome। कह रहे कि जिनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है ना वो दिखने में तो मेल होते हैं और उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स भी होते हैं। Yet TFF gene on the X chromosome develop them physically into females। कह रहे कि जब हम इनके क्रोमोसोम्स को देखते हैं ना तो हमें इनके क्रोमोसोम्स का पैटर्न का नज़र आता है XY, तो हम कहते हैं कि ये मेल है। लेकिन ये जो जीन होती है जो रिसेसिव हो चुकी होती है, ये क्या करती है, ये उनके अंदर फीमेल्स करैक्टर को डेवलप कर देती है, मतलब फिजिकली इनको डेवलप कर देती है इनटू क्या, फीमेल्स। दे हैव ब्रेस्ट, इनके अंदर ब्रेस्ट भी होती है। फीमेल जेनिटिलिया, मतलब इनके अंदर ब्लाइंड वेजाइना भी होती है, बट नो यूट्रस, यूट्रस नहीं होती। डीजेनरेटेड टेस्टिस आर आल्सो प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, इनके टेस्टिस भी होते हैं लेकिन वो उनके एब्डोमेन में ही होते हैं। सच इंडिविजुअल्स आर हैप्पीली मैरिड एज फीमेल बट आर स्टीरॉयड, ये शादी भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टीरॉयड बांझ होते हैं। इट इज़ एन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। कह रहे कि ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो एंड्रोजन होता है ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करता है और इनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स प्रॉपर्ली क्या नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हैज़ नो इफेक्ट ऑन देम, तो उनके ऊपर मेल सेक्स जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनका भी कोई इफेक्ट इनके अंदर नहीं होता। तो सवाल ये है, वह सिंपल को ये समझना है कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में सिर्फ इतना होता है कि होता तो ये जेनेटिकली XY क्रोमोसोम वाला इंडिविजुअल है, लेकिन इसके अंदर सारे फीचर्स कौन से होते हैं, फीमेल्स वाले डोमिनेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन की क्या हो जाती है, इनसेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से ये लगते तो फीमेल्स ही हैं लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डीजेनरेटेड टेस्टिस भी मौजूद होते हैं, इनकी वजाइना ब्लाइंड होती है, ठीक है, यूट्रस नहीं होती, ओवरीज नहीं होती इनकी प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्टीराइल होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हाइपोफॉस्फोटीमिया रिकेट्स। अब ये हाइपोफॉस्फोटीमिया रिकेट्स क्या है? स्टूडेंट आपने रिकेट्स तो पढ़ा है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर कि डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन डी इन बोन्स, उसको आपने क्या नाम दिया था, रिकेट्स।
लेकिन ये क्या है, हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स। हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स इज़ एन एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड। ये ट्रेड कब शो होगा, जब एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स क्या होंगी, डोमिनेंट। ये होता क्या है, कह रहा है कि इट इज़ अ रेयर हेरिडिटरी डिजीज़, कह रहा है कि ये बहुत कम वरासी बीमारी है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन डाइटरी रिकेट्स, कह रहे हैं कि ये कॉमन डाइटरी रिकेट्स जैसा नहीं होता है। कॉमन डाइटरी रिकेट्स आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये तब होता है जब आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। कह रहे ये वैसा नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इट डज़ नॉट रिजल्ट फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी बट इट कॉज इज़ अ जेनेटिक कम्युनिकेशन फेलियर एट मॉलिक्यूलर लेवल। द जीन्स एनकोडिंग बोन प्रोटीन नेवर रिसीव विटामिन डी मैसेज टू फंक्शन। कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि वो जो जीन्स होती हैं जो विटामिन डी को रिसीव करती हैं किसके अंदर, बोन सेल्स के अंदर, वो एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनती जिसका काम क्या होता है विटामिन डी को कहाँ लेके आना, बोन सेल्स के अंदर लेके आना, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। और ये भी एक तरह का क्या होता है, रिकेट्स ही होता है। तो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो डाइटरी रिकेट्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके डाइट के अंदर कैल्शियम या विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बोन्स के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स है ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी वो जीन जो कि जिसका काम क्या होता है कि एक ऐसी प्रोटीन बनाना जो कि विटामिन डी को रिसीव करती है, बोन्स के अंदर विटामिन डी को रिसीव करती है और बोन सेल्स के अंदर लेके आती है, वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में तो विटामिन डी होता है लेकिन वो आपकी बोन सेल्स तक नहीं पहुंच पाता ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट करेगी उसको इनटू द बोन सेल्स। तो जिस वजह से आपकी बोन्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। अगर हम बात करें सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स तो ये नाम से इंडिकेट हो रहा है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेक्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है, जेंडर, मेल या फीमेल। लिमिटेड ट्रेड्स मतलब ऐसे ट्रेड्स जो किसी एक जेंडर में होते हैं, मेल में या फीमेल में, उसको क्या बोला जाता है, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। तो क्या कह रहे हैं कि अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड इज़ लिमिटेड टू ओनली वन सेक्स, कह रहे हैं ये किसी एक सेक्स में ही होते हैं। ड्यू टू एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, उसकी वजह क्या होती है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर। सच ट्रेट अफेक्ट्स अ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन ओनली वन मेल और फीमेल। कह रहे हैं कि ये जो ट्रेट्स होती हैं किसी एक में ही होते हैं, मेल में या फीमेल में। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, अगर हम बात करें बियर्ड, दाढ़ी की, तो वो सिर्फ मेल्स के अंदर होती है। मिल्क प्रोडक्शन तो वो सिर्फ फीमेल्स के अंदर होती हैं। तो ऐसे ट्रेट्स जो कि सिर्फ किसी एक सेक्स तक लिमिटेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड। अब ये ज़रा कॉन्सेप्चुअल है। इन्फ्लुएंस किसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बोलते हैं किसी चीज़ की टेंडेंसी। तो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स क्या होते हैं, ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो होते तो दोनों में हैं, मेल्स के अंदर भी होते हैं और फीमेल्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन किसी एक सेक्स के अंदर इनकी टेंडेंसी, इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बाल्डनेस, गंजापन, तो ये मेल्स के अंदर भी होता है और फीमेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि मेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू क्या, फीमेल्स। सो देयरफॉर दैट्स इज़ कॉल्ड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड, कि जो होता तो दोनों में ही है ट्रेड, लेकिन किसी एक के अंदर उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न स्टूडेंट होती है हार्मोन्स। इसकी वजह क्या होती है, हार्मोनल डिफरेंस होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ MODY। इसके अलावा दो एब्रीविएशंस और हैं, IDDM और NIDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आता होगा ज़रूर, और वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बहुत कम आता है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में आप जानते हो स्टूडेंट्स कि आपका पैंक्रियाज जो होता है वो ड्यू टू एनी डिसऑर्डर्स इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा होता है। और जबकि NIDDM जिसे हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सिंपली आपके जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब वो इंसुलिन को रिसीव ही नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपके ब्लड में शुगर लेवल क्या रहता है, हाई रहता है। खैर हम MODY की बात करें, वो कह रहे हैं कि अबाउट 2% to 5% ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ गेट द डिजीज़ अर्ली इन लाइफ बिफोर 25 years of age. It is called maturity onset diabetes of the young. कह रहे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, वो अबाउट 2 to 5% जो है वो बिफोर द एज ऑफ 25 years हो जाती है। और ये जो बिफोर द एज ऑफ 25 years टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इसको क्या बोला जाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। कह रहे कि ये क्या होती है, MODY कैन बी इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड। कह रहे कि ये इनहेरिटेड भी हो सकती है
जेनेटिकली भी हो सकती है और ये होती क्या है, ऑटोसोमल, मतलब जो मेल और फीमेल दोनों में क्या है, कॉमन है। डोमिनेंट ट्रेट, मतलब किसी जीन के डोमिनेंट होने की वजह से होती हैं। कह रहे हैं कि अबाउट 50% केसेस ऑफ MODY और कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन ग्लूकोकाइनेज जीन। कह रहे हैं कि 50% ये जो MODY है ना, जो बिफोर द 25 ईयर्स एज जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है और टाइप 2 वाली होती है, ठीक है, वो कह रहा है कि उसके जो 50% कॉजेज़ है वो क्या है, म्यूटेशन है एक जीन के जिसका नाम क्या है, ग्लूकोकाइनेज जीन। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था कि ये ग्लूकोकाइनेज जीन जो है ये एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज। और ये करता क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। नेक्स्ट, MODY कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन एनी ऑफ द 4 अदर जीन्स विच एनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व इन द पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट एंड इंसुलिन रेगुलेशन। कह रहे हैं कि पैंक्रियाज की डेवलपमेंट और उसके अंदर इंसुलिन की रेगुलेशन की 4 जीन्स होती हैं। अगर उनमें से किसी एक जीन की भी म्यूटेशन हो गई तो तब भी MODY होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बट दीज 4 MODY जीन्स डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द अडल्ट ऑनसेट टाइप 2। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स। मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब एक ऐसे ट्रेट्स जो जीन्स के साथ साथ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इफेक्ट हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स। मतलब जेनेटिकली उनकी आपकी बॉडी के अंदर है, एग्जिस्टेंस है, बट इन्वायरमेंट भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, तो दैट आर कॉल्ड मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स। वो बता रहा है कि ब्लड प्रेशर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। There is a correlation between systolic and diastolic blood pressure of parents and their children. This correlation is partially due to genes common in them. Blood pressure is also influenced by environmental factors such as diet, stress and tension. कह रहे कि जो ब्लड प्रेशर है ये जेनेटिकली हो सकता है और ये होता भी है जेनेटिकली, ठीक है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ये जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है, बट ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे कि डाइट है, स्ट्रेस है और टेंशन है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ ट्रेट्स आर कॉल्ड मल्टी फैक्टोरियल ट्रेट्स। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, जो कि बोर्ड के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, मल्टीपल टाइम ये रिपीट्स हुए हैं, तो आप इनको ज़रा ध्यान से देखना है। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के लिए आप दूसरी वीडियो देखिएगा, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखने जा रहे हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका MCQs पोर्शन। द फर्स्ट MCQs इज़ लोकस इज़ आ। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है। इसका ऑप्शन है पार्ट ऑफ DNA, पोजीशन ऑफ जीन, पार्टनर ऑफ जीन या कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लोकस होता है वो हमारे पास क्या होता है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड। एक इंडिविजुअल के अंदर जो जीन्स का एक कंप्लीट सेट होता है उसे क्या कहते हैं, जीन पॉल, जीनोम, फिनोटाइप या जीनोटाइप। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम। नेक्स्ट है द जेनिक सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज प्रेजेंट इन। कह रहे हैं कि जो जेनिक सिस्टम है फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन वो किन में होता है, गिंको, ड्रोसोफिला, प्रोटेनेट बग या यीस्ट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो यीस्ट होता है उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, तो फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन उनके अंदर क्या होता है, जेनिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है द इंडिविजुअल विच आर यूनिवर्सल रिसिपिएंट हैव ब्लड ग्रुप। कहना है वो इंडिविजुअल जो कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है। हमने पता कि जो ब्लड ग्रुप O था वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होते हैं, ब्लड ग्रुप AB। तो राइट आंसर इज है AB या O। तो राइट आंसर इज AB। उसके बाद है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1901 बाय पुनेट, वेनर, लैंडस्टेनियर्स या बर्नस्टेन। तो स्टूडेंट जो लैंडस्टेनियर है उसने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था और इसकी जेनेटिकल बेसिस किसने बताई थी, बर्नस्टेन ने। उसके बाद है बॉबिड जीन्स इन ड्रोसोफिला प्रेजेंट इन। कह रहे हैं कि जो बॉबिड जीन्स हैं वो ड्रोसोफिला में कहाँ मौजूद होती है, X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम या बोथ ऑन X एंड Y क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बॉबिड जीन्स होती हैं ड्रोसोफिला के अंदर वो X क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं और Y क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, स्यूडो ऑटोसोमल जीन्स। उसके बाद है नोवल फिनोटाइप ऑफ 4 o'clock प्लांट फ्लावर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे हैं कि जो 4 o'clock प्लांट के अंदर 4 o'clock प्लांट जो होता है उसका जो पिंक कलर का फ्लावर होता है वो एग्जाम्पल है कौन सा डोमिनेंस की, कंप्लीट डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कॉड डोमिनेंस की या अवर डोमिनेंस की। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं वो एग्जाम्पल किस चीज़ की है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट
अबाउट 50% केसेस ऑफ एम और डी वाई और कॉज्ड बाय म्यूटेशन। कह रहा है कि तकरीबन 50% जो एम और डी वाई है उसकी वजह होती है म्यूटेशन किसकी जीन्स की, काइनेज जीन की, गैलेक्टोकाइनेज जीन की, प्रोटीनेज जीन की या ग्लूकोकाइनेज जीन की। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लूकोकाइनेज जीन है इसकी म्यूटेशन से 50% जो है वो एम और डी वाई होती है। उसके बाद है ड्रोसोफिला मेल फॉर आई कलर आर्ट। कह रहे हैं कि जो मेल ड्रोसोफिला होता है उसकी जो आई कलर होती है वो किस वजह से होती है, होमोजाइगस की वजह से, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस या नॉन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हेमीजाइगस ड्रोसोफिला की आई की जीन होती है। उसके बाद है ऑल द जीन्स फाउंड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट। कह रहे पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं, जीनोटाइप, जीनोम, जीन फ्रीक्वेंसी या जीन पूल। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या है, जीन पूल। उसके बाद है सेक्रीटर्स हैव डोमिनेंट सेक्रीटर जीन SE ऑन क्रोमोसोम नंबर 9, 19, 21 या 24। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये किस क्रोमोसोम के होती है, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर होती है। ह्यूमन स्किन कलर इज़ कंट्रोल्ड बाय डैश जीन्स पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ह्यूमंस का जो स्किन कलर है वो कितने जीन्स पेयर कंट्रोल करे होते हैं, 3 to 6 जीन्स पेयर। क्लियर। नेक्स्ट है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ नेम्ड आफ्टर इस। कह रहे हैं कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को नाम दिया गया आफ्टर इट्स डिस्कवरर, रेसियस मंकी, अ पेशेंट या रहीनोकॉर्स। तो इसको किस बेस पे नाम दिया गया था, रेसियस मंकी की बेस पे नाम दिया गया था, उनके सबसे पहले उनके अंदर ये फाइंड हुआ था। द जीन दैट ट्रिगर डेवलपमेंट प्रोसेस टूवर्ड मेलनेस इज। कह रहा है वो जीन जो कि मेलनेस को ट्रिगर करती है वो कौन सी है, TFM, SRY, MODY या BOB। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई ये होती है जीन जो कि मेलनेस को क्या करती है, ट्रिगर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन हुज नंबर इज़ मोर देन 2। कह रहे हैं कि अगर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन जिसके नंबर 2 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीजीन, मल्टीपल एलील्स, मैनीफोल्ड एलील्स या एलीलोमॉर्फिक। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलील्स। उसके बाद है अ जीन विद मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट इज कॉल्ड। कह रहे हैं एक ऐसी जीन जो कि 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल करे, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल करे, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेड जीन, मल्टीपल एलील, एपिस्टेटिक या पीलियोट्रोपिक। तो स्टूडेंट्स ये पीलियोट्रोपिक की डेफिनेशन ही है, तो द राइट आंसर इज पीलियोट्रोपिक। उसके बाद है अ जीन विद अ मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। कह रहे हैं कि एक जीन जिसके बहुत ज़्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट्स हैं तो वो कौन सी होती है, पॉलीजेनिक, बॉम्बे फिनोटाइप, मोनोजेनिक या पीलियोट्रोपिक। तो स्टूडेंट अगेन द राइट आंसर इज पीलियोट्रोपिक। उसके बाद इफ़ देयर इज़ 40% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 जीन्स देन डिस्टेंस बिटवीन देम इन अ मैप यूनिट इज 10, 40, 50, 60। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जितने परसेंट रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही उनके बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो राइट आंसर इज 40। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इज एन एक्स लिंक, डोमिनेंट ट्रेड, को डोमिनेंट ट्रेड, अवर डोमिनेंट ट्रेड या रिसेसिव ट्रेड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये कौन सा होता है, एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड। नेक्स्ट है तो स्टूडेंट्स ये हमारे MCQs से, और इन MCQs को आपने ध्यान से अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर द बोर्ड एग्जाम। अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दीज MCQs तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।